1 to 4 में आपने देखा कि आर्टिकल 1 कैसे इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। क्योंकि हमारे यहाँ जो फेडरेशन है या यूनियन गवर्नमेंट है वो राज्यों के बीच कोई एग्रीमेंट से नहीं बना है, जबकि अमेरिका में एग्रीमेंट से बना है। अमेरिका में अमिट राज्य हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिट राज्य है। और अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से न सिर्फ ये संवैधानिक प्रावधान है, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से स्टेट बने और उनका क्या आधार बना। तो हमेशा ये डिबेट होती है छोटे राज्य बनाम बड़े राज्य। जो लोग छोटे राज्यों का समर्थन करते हैं वो एग्जाम्पल देंगे हरियाणा का, पंजाब का, तेलंगाना का, गोवा का। लेकिन ये कहेंगे कि छोटे राज्यों में आवंटन ज्यादा होगा, संसाधन ज्यादा मिलेंगे, प्रशासनिक सुविधा होगी। लेकिन हर चीज का पक्ष और विपक्ष दोनों है। अगर छोटे राज्य विकास की गारंटी होती तो सारे जो उत्तर पूर्व के, जो नॉर्थ ईस्ट के जितने छोटे राज्य हैं वो काफी डेवलप्ड होते। ऐसा नहीं है। सिर्फ साइज ऑफ द स्टेट से वहां पे डेवलपमेंट की गारंटी नहीं है। डेवलपमेंट का कारण कई है, सिर्फ साइज ऑफ द स्टेट नहीं है। हिस्टोरिकल भी है, भौगोलिक भी है, मानव संसाधन भी है, पूंजी भी है। तो छोटे राज्यों में हम देखते हैं कि कुछ कमियां हैं, जैसे राजनीतिक अस्थिरता बहुत होती है। जैसे झारखंड जैसे राज्य में कितने सारे चीफ मिनिस्टर बदल गए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, आया राम गया राम रहा। क्योंकि छोटे राज्यों में कुछ एमएलए इधर के उधर गए, सरकार पलट गई। बड़े राज्यों में राजनीतिक स्थिरता की गुंजाइश ज्यादा होती है। दूसरा, जो राज्यों के बीच में विवाद है, जल विवाद है, सीमा विवाद है, पॉपुलेशन को लेकर विवाद है, वो जब ज्यादा से ज्यादा छोटे राज्य बनेंगे तो ज्यादा होगा। कावेरी विवाद होता नहीं अगर मद्रास प्रेसिडेंसी ही रहता, फिर कर्नाटका क्या, तमिलनाडु क्या। तो पक्ष और विपक्ष दोनों है। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोग पढ़ लिए, इसमें तो कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता या सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11, बिल्कुल, पार्ट 2, भाग 2। तो ये देखने वाली बात है कि पहले समझना ये जरूरी है कि नागरिकता होती क्या है। क्या नागरिक और प्रजा समान है? व्हाट इज सिटीजनशिप? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहचान तो जाति पे भी होती है, राष्ट्र पे भी होती है, धर्म पे भी होती है, भाषा पे भी होती है। देयर आर सो मेनी आइडेंटिटीज। हमारी कई पहचानें हैं, हमारी कई सामाजिक पहचान है। हाँ, तो नागरिकता होती क्या है? ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे है कि देश के नागरिक है। नागरिकता होती क्या है? व्हाट इज सिटीजनशिप? हमेशा आप लोग सुनते हैं, जानते भी हैं, लेकिन डिफाइन नहीं कर पाते। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट इज स्टेट विथ कॉरेस्पॉन्डिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। फुल, मैं हिंदी में भी बता रहा हूं, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब राष्ट्र राज्य, विथ कॉरेस्पॉन्डिंग राइट्स एंड ड्यूटीज। कॉरेस्पॉन्डिंग राइट्स एंड ड्यूटीज यानी कि पूर्ण तथा समान। पूर्ण तथा समान सदस्यता किसकी? एक राजनीतिक समुदाय की। वो राजनीतिक समुदाय क्या है? राष्ट्र राज्य है। भारत एक राष्ट्र राज्य है। पूर्ण तथा समान सदस्यता एक राजनीतिक समुदाय की। पूर्ण तथा समान सदस्यता एक राजनीतिक समुदाय की, जिसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों ही अंतर्निहित होते। अधिकार तथा कर्तव्य,
एक लाइन में कहें तो पॉलिटिकल राइट्स आर एक्सक्लूसिव टू सिटीजन्स। राजनीतिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को होते हैं। राजनीतिक अधिकार, क्योंकि सिटीजनशिप है ही राजनीतिक कॉन्सेप्ट, राजनीतिक अधिकार, बाकी मानव अधिकार, सिविल राइट्स, ये सभी को होंगे, गैर नागरिकों को भी होंगे। लेकिन राजनीतिक अधिकार सिर्फ किसको होगा? सिटीजन्स को। क्यों होगा? क्योंकि सिटीजन्स की वफादारी है इस राजनीतिक समुदाय के प्रति, और राजनीतिक वफादारी कभी भी डिवाइडेड नहीं हो सकती। इफ यू आर लॉयल टू दिस पॉलिटिकल कम्युनिटी, you cannot be simultaneously loyal to the other political community. Loyalties cannot be divided. तो इसीलिए अगर हम इसकी भारत के नागरिक हैं तो हम अमेरिका के नागरिक नहीं हो सकते, फ्रांस के नागरिक नहीं हो सकते। राजनीतिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम भारत में मतदान करें, फ्रांस में चुनाव लड़ें, अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टी बना दें और इंग्लैंड में जाके कैंपेन करें। ऐसा हो सकता है? और यहां ऑस्ट्रेलिया में जाके मंत्री बन जाएं, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? देश के नागरिक नहीं है। तो नागरिकता होती क्या? फुल एंड इक्वल, कंप्लीट, यानी हर नागरिक पूरा है, पूर्ण है, पूर्ण रूप से इसके लिए वफादार है। ये नहीं कह सकते आधा आधा। अगर इन दोनों राजनीतिक समुदाय में लड़ाई हो जाएगी तो फिर आधा आधा कहां जाएगा? बोल सकते हैं 25% वफादारी यहां, 25% वफादारी यहां, 25% यहां। वफादारी को तोड़ना ही वफादारी को खत्म करने के बराबर होता है, क्योंकि राजनीतिक समुदायों के बीच में तनाव, हितों का टकराव, यहां तक कि युद्ध भी हो सकता है। तो फिर आप कहां खड़े होंगे? आप कहां खड़े होंगे? यहां या यहां या यहां? तो यही नागरिकता जो है, राजनीतिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को है। अन्य अधिकार, आर्थिक अधिकार है, वित्तीय अधिकार है, मानवाधिकार है, वो सब बाकियों को भी है। ये समझ में आया? नागरिक और प्रजा में फर्क होता है। प्रजा, राजा के लिए उसका अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होता है, असीमित कर्तव्य प्रजा का। लेकिन नागरिकों का सीमित अधिकार, सीमित कर्तव्य। अधिकार ज्यादा तो कर्तव्य भी ज्यादा। और राज्य के विरुद्ध भी अधिकार है नागरिकों को, जबकि सब्जेक्ट्स को, जो प्रजा थी, क्या उसको राज्य के विरुद्ध कोई भी अधिकार था? आप मोदी को आलोचना कर सकते हैं, आप सरकार के निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि आप नागरिक हैं। तो आपको एक नागरिक के रूप में राज्य के विरुद्ध भी अधिकार है, अपने राज्य के विरुद्ध भी अधिकार है। मूल अधिकार क्या है? भाग 3 का जो मूल अधिकार है वो बेसिकली है क्या? मुख्यतः व्यक्तिगत अधिकार है, अधिकार है राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध राज भेदभाव ना करे, राज गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार ना करे, राज सुनिश्चित करे कि शोषण ना हो, राज सुनिश्चित करे कि धार्मिक अधिकार हो। लेकिन क्या प्रजा को कोई भी अधिकार राज्य के विरुद्ध था, या सिर्फ कर्तव्य था? जबकि हम नागरिकों को अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। अधिकार जो हम पाते हैं, कर्तव्य जो हम करते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपका अधिकार सुरक्षित नहीं होगा अगर मैं कर्तव्य नहीं करूं, आप कर्तव्य ना करें तो मेरा अधिकार सुरक्षित नहीं होगा। उदाहरण के लिए, आपका कर्तव्य है सफाई रखें, आप सफाई नहीं रखेंगे तो मैं रोगी हो जाऊंगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं अगर कहीं पे भी एंटी सोशल एलिमेंट है उसको तुरंत सूचना दूं, या बॉम्ब है तो तुरंत सूचना दूं। तो आपके जीवन जीने का अधिकार मेरे कर्तव्य से सुनिश्चित हुआ। तो अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसको अधिकार ज्यादा उसका कर्तव्य भी ज्यादा। तो नागरिकों को अधिकार ज्यादा है। तो 51A में मूल कर्तव्य किसका है? नागरिकों का या सभी का? नागरिकों का, क्योंकि नागरिकों को अधिकार भी तो ज्यादा है। तो नागरिकता समझ में आ गई। नागरिकता में वफादारी है, राजनीतिक समुदाय के प्रति एक्सक्लूसिव मेंबरशिप है, फुल मेंबरशिप है, इक्वल है, सभी नागरिक बराबर हैं, और राजनीतिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को है। बाकी अधिकार आप दूसरे को दे सकते हैं, राजनीतिक अधिकार नहीं, क्योंकि राजनीतिक अधिकार
शासन व्यवस्था को तय करता है उच्चतम स्तर पे। उच्चतम स्तर पे शासन व्यवस्था को तय करने का अधिकार उसी का होगा जो इस व्यवस्था के प्रति पूरी तरह से, पूर्ण रूप से वफादार होगा। समझ में आया? आप बोलेंगे नहीं नहीं, वफादारी तो हम अपने जातिगत समूह, अपने धार्मिक समूह, अपने व्यावसायिक समूह, अपने भाषाई समूह के प्रति भी रख सकते हैं। जैसे आपने बोला ना, आइडेंटिटी है, तो पहचान तो वो भी है। तो हमारी पहचान सिर्फ भारतीय है, या हमारी पहचान हमारी जाति से भी है, हमारे धर्म से भी है, हमारे भाषा से भी है, हमारे क्षेत्र से भी है, हमारे व्यवसाय से भी है या नहीं है? लेकिन उन पहचान और इस पहचान में अंतर है। उन पहचान में एकल वफादारी नहीं है, नागरिकता में एकल वफादारी है, सिंगुलर एलिजियंस। आप हिंदू भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, तमिल भी हो सकते हैं। वहां एकल तो नहीं है, आपके कई आइडेंटिटीज हैं, जाति वाइज, धर्म वाइज, क्षेत्र वाइज, भाषा वाइज। लेकिन आइडेंटिटी जो नेशनल आइडेंटिटी होगी, नागरिकता की आइडेंटिटी होगी, वो एक्सक्लूसिव होगी। समझ में आ गया नागरिकता क्या है? तो अनुच्छेद 9 कहता भी है, जो दुनिया के हर संविधान में है, कि जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेगा, वैसे ही भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। टर्मिनेशन कहते हैं उसको। क्योंकि एक साथ कोई व्यक्ति एक से ज्यादा राजनीतिक समुदायों के प्रति वफादार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नागरिकता हो गई। पहली बात तो नागरिकता हमने समझ लिया। अब हम प्रजा नहीं नागरिक हैं। तो नागरिकता के लिए पहले हम लोग प्रावधान देखेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, फिर देखेंगे सीए क्या है, फिर देखेंगे एनपीआर क्या है, फिर देखेंगे नेशनल एनआरसी क्या है, क्या विवाद है, क्या अमेंडमेंट है, असम अकॉर्ड क्या है, 6A कैसे जोड़ा गया, 7 क्यों जोड़ा गया, ओसीआई क्या है, डायस्पोरा क्या है, पीआईओ क्या है। तो नागरिकता काफी विवाद का विषय रहा पिछले वर्ष। लॉकडाउन से पहले तक शाहीन बाग में आंदोलन चलने जा रहा था, पूरे देश में चल रहा था। तो पहले तो हम लोग फॉर्मल बाग देख लेते हैं। आर्टिकल 5 कहता है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के प्रारंभ होने की तिथि। और वो डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है? डेट ऑफ कमेंसमेंट, नहीं मार्च 31 नहीं, 26 जनवरी 1950। डेट ऑफ कमेंसमेंट 26 जनवरी को माना जाएगा ना। देखिए, आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, डेट ऑफ एडॉप्शन जो है, स्वीकार करना संविधान को, 26 नवंबर 1949, लेकिन इन्फोर्स होना, लागू होना, कॉमेंस होना 26 जनवरी 1950। तो ये कट ऑफ डेट हो गया, इस दिन से लागू हुआ नागरिकता का कानून। तो यहां डोमेसाइल की बात हो रही है। डोमेसाइल यानी, तो कहते हैं जस सोली, लैटिन शब्द अगर कहें, यानी कि सॉइल से। आप किसको प्रमुख मानते हैं? हमारी देश की माटी या हमारे पूर्वज की का खून? खून मतलब वंशज वाला, वो लिनिएज। किसको मानते हैं? खून को मानते हैं या माटी को मानते हैं? मिट्टी को मानते हैं या वंश को मानते हैं? वंश को मानते हैं। हाँ, तो भारत दोनों को मानता है। जबकि अमेरिका में जो है वो जस सोली है, और इंग्लैंड में जस सैंग्विनीज है। जस सोली मीन्स बाई सॉइल, यानी कि उनके माता पिता किस राष्ट्रीयता के थे, क्या थे, नहीं थे, दादा क्या थे, परदादा क्या थे, मतलब नहीं। भारतीय भूमि पे जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जन्म लेगा, वह स्वतः भारतीय नागरिक होगा। 3 बातें हैं इसमें। पहली बात कि इस तिथि को, जो डोमिसाइल होगा, इस तिथि के, तिथि तथा बाद, जो जन्म लेगा, जो जन्म लेगा
भारतीय भूमि पे